नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके ऑल में। और मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूँ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पार्ट नंबर 3 के साथ। पार्ट नंबर 3 के अंतर्गत हम लोग कई सारे अनुच्छेद को पढ़ेंगे। इसमें कि होगा अनुच्छेद 58, 59, 60, जिसमें कि हम लोग राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, शर्तें, शपथ ग्रहण के विषय में देखेंगे। इसके अलावा जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है, इससे संबंधित कुल 4 अनुच्छेद 56 का बी, 61 का 1, 361 का 1 और 61, इन चारों अनुच्छेद को देखेंगे राष्ट्रपति के महाभियोग में। साथ ही साथ हम लोग राष्ट्रपति के वेतन, भत्ता और पेंशन, इन सब के विषय में भी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 58 को। तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई है। आपको ध्यान में रखना है, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसे क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उसी का चर्चा अनुच्छेद 58 में किया गया है। तो सबसे पहले है कि भारत का नागरिक हो, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी व्यक्ति अगर भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसे भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर एक और गहराई वाली बात है कि भारत का नागरिक होने से मतलब है कि वह मूल रूप से भारतीय नागरिक हो या न हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है, और नागरिक होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि कोई विदेशी भारत में आकर बस जाए और उसे यहाँ की नागरिकता मिल जाए, और उसे यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी तो वो आसानी से यहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है। अगर अमेरिका के इलेक्शन में बात कीजिएगा तो अमेरिका में कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसे मूल रूप से अमेरिकी नागरिक होना जरूरी है। यानी कि जब उसका जन्म हुआ है तब से उसे नागरिक होना जरूरी है। अगर कोई देश, जैसे मान लीजिए कोई भारत के आदमी जाकर अमेरिका में बस गया और वो सोचे कि हम वहाँ का राष्ट्रपति बन जाएंगे, तो वहाँ का नागरिकता मिलने के बाद भी वह व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस बात को। अब तो भारत का नागरिक मूल रूप से होना आवश्यक नहीं है। कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आ जाए और यहाँ आकर नागरिकता प्राप्त कर ले तो वह भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा योग्यता क्या है? दूसरा योग्यता है कि 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। आपको यहाँ ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में अधिकतम आयु सीमा पूछ लेता है कि राष्ट्रपति बनने का अधिकतम आयु सीमा है क्या। तो राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। आप जो है अंतिम सांस तक भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। ऑप्शन में 65 वर्ष, 62 वर्ष से सब लिख देता है कन्फ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो हम बताएं कि अंतिम सांस तक, मतलब कितना भी उम्र हो बन सकता है कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति, लेकिन न्यूनतम आयु है तो न्यूनतम आयु याद रखना है 35 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा नहीं है। आगे है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर ध्यान रखना है। सिर्फ लोकसभा की बात की गई है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो जो गुण होता है, जो जो योग्यताएं होती है, वो सारी योग्यता इसके पास होनी चाहिए, राष्ट्रपति के पास होनी चाहिए। तो जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने योग्य है वही व्यक्ति राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, यह भी महत्वपूर्ण बात है। अगला है कि लाभ का पद धारण न करता हो, है ना। लाभ का पद, जिसे कि इंग्लिश में कहा जाता है ऑफिस ऑफ द प्रोफेट, तो लाभ का पद जो है वह धारण नहीं करना चाहिए किसी भी तरह का। ऐसे मान के चलिए कि मैं एक सरकारी शिक्षक हूँ, मान के चलिए मैं हूँ ही, तो मैं एक सरकारी शिक्षक हूँ और मैं सोचूंगा कि मैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार हमको वेतन देती है। हमारा जो पद है वो लाभ का पद है, तो लाभ का पद जो है वह धारण नहीं करता हो। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए, है ना। अगर मान लीजिए कि मुझे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो हमको पहले अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं जो टीचर हूँ
उस पद से हमको रिजाइन करना पड़ेगा, तभी हम जो है क्या बन सकते हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य हो सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पद के लिए ये सब योग्यताएं हैं। अब लाभ का पद जो है आपको ध्यान रखना है कि लाभ का पद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ या राज्य के मंत्री पद को लाभ का पद नहीं माना गया है। यानी कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, किसी राज्य का राज्यपाल है या फिर संघ या राज्य में कोई मंत्री है, तो इन सब पदों को लाभ का पद नहीं माना गया। आपको याद रखना है, ये सब जो है सेवा का पद है, लाभ का पद नहीं है। जबकि कोई नौकरी है, कोई भी व्यक्ति अगर कोई जॉब कर रहा है तो उस सबको क्या माना गया है, उस सबको माना गया है सरकारी जॉब वाले व्यक्ति को कि ये सब लाभ का पद है। तो मैं उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और यहाँ अनुच्छेद 58 के 2 ये भी ध्यान रखना है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं अनुच्छेद 58 में है, लेकिन लाभ का पद जो है इसमें गहराई में जाके सवाल पूछेगा कि लाभ के पद पर कोई व्यक्ति को नहीं रहना है राष्ट्रपति बनने के लिए। यह बात किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 58 के जो दूसरा क्लाउज है उसमें है, यानी कि अनुच्छेद 58 के 2। तो ये सारी बात आपको याद रखनी है। 3-4 बातें हैं, आपको उम्मीद है कि याद हो गया होगा। पहला कि भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा उम्र सीमा है, तो न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, 35 वर्ष। क्या अधिकतम उम्र सीमा है, तो बिल्कुल नहीं, अधिकतम उम्र सीमा नहीं है। तीसरा कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। ध्यान रखना, यहाँ पर लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए। और चौथा कि लाभ का पद पर न हो। तो ये सारी बात जो है अनुच्छेद 58 कहती है। आगे है वही जो मैंने शुरू में आपको बताया है कि भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से नागरिक होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से नागरिक होना अनिवार्य है। इसका चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 59 को। तो अनुच्छेद 59 में क्या है, तो अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, यानी कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति का पद प्राप्त कर लिया तो उसको क्या क्या शर्त उसके लिए है, इसका चर्चा है। 58 और 59 में साफ साफ अंतर है। 58 कहता है योग्यता, जैसे ही कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या है, आप कहेंगे अनुच्छेद 58, और पूछेगा कि राष्ट्रपति का जो पद है उसके लिए शर्त किस अनुच्छेद में है, तो आप क्या कहेंगे 59। योग्यता 58 और शर्त 59। हमें उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। राष्ट्रपति के पद के लिए जो योग्यताएं हैं वो अनुच्छेद 58 में है, और राष्ट्रपति के पद के लिए जो भी शर्तें हैं वो किस अनुच्छेद में है, तो वो है 59 में। अब शर्तें क्या क्या है इसको समझिए। देखिए, पहला शर्त लिखता है कि संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, है ना। संसद का मतलब लोकसभा या राज्यसभा। तो अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसे न तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, न ही राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। तो ये हो गया संसद की बात। अब राज्य में क्या होता है, विधानमंडल। विधानमंडल में भी 2 सदन होते हैं, कहीं कहीं 1 सदन भी होता है। तो विधानमंडल में क्या क्या आता है, विधानसभा और विधान पार्षद। तो अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसे न तो विधानसभा का सदस्य होना चाहिए और न ही विधान पार्षद का सदस्य होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति सदस्य है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद, इन चारों में से किसी भी सदन का सदस्य अगर है तो क्या वह राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए एलिजिबल है, तो वो इलेक्शन लड़ लेगा। लेकिन जैसे ही वो शपथ लेगा, उस शपथ लेने से पहले उसको उस सदन से इस्तीफा देना पड़ेगा, अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। ये हो गया पहला शर्त। हमें मुझे क्या आप समझ गए होंगे। मैंने क्या कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद बोले तो लोकसभा और राज्यसभा। ठीक उसी प्रकार राज्य में क्या होता है, विधानमंडल, और विधानमंडल में भी कुछ राज्यों में क्या है, विधान परिषद और विधानसभा। ज़्यादातर राज्यों में विधानसभा है, जबकि कुछ राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। तो न तो वह विधानसभा का सदस्य होना चाहिए और न ही विधान पार्षद का सदस्य होना चाहिए। इतना आप समझ गए। मैंने ये भी कहा कि अगर इन चारों में से किसी भी सदन का वह सदस्य है तो जैसे ही वह शपथ लेगा, शपथ लेने से पहले उसको इसका पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया
पहला शर्त। दूसरा है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण न करेगा। ठीक है, अब इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। आप कहेंगे कि सर इसको तो आप अभी भी पढ़ाए हैं अनुच्छेद 58 में, और फिर अनुच्छेद 59 भी पढ़ाए हैं। तो देखिए अनुच्छेद 58 कह रहा था कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता था उसमें, कोई व्यक्ति अगर लाभ के पद पर है तो राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। इसमें शर्त कह रहा है कि अगर आप राष्ट्रपति बन गए, राष्ट्रपति पद प्राप्त कर लिए, उसके बाद अगर आप सोचिए कि हम कोई लाभ का पद धारण कर ले, कोई और लाभ का पद हमको मिल जाए, है ना, राष्ट्रपति भी रहें और कोई जॉब भी प्राप्त कर ली। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 40 साल के में राष्ट्रपति बन गया, ठीक है, और कोई सरकारी जॉब में फॉर्म भर के जॉब का एग्जाम निकाल के पास कर गया और सोच रहा है कि हम नौकरी भी कर लेंगे, तो क्या ऐसा संभव है? तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। राष्ट्रपति पद प्राप्त करने के बाद कोई भी व्यक्ति लाभ का पद प्राप्त नहीं कर सकता है। तो अनुच्छेद 58 में जो मैंने लाभ का पद बताया था वो था योग्यता, कि लाभ के पद पर नहीं रहेगा तभी वो इलेक्शन में मतलब पार्टिसिपेट करेगा। और 59 में जो लाभ के पद की बात है, यह कहता है कि जब वो राष्ट्रपति बन गया तब उसके बाद वो किसी लाभ का पद प्राप्त नहीं कर सकता है। तो उम्मीद है कि अंतर आपको समझ में आ गया होगा। आगे है कि मुफ्त आवास मिलेगा, है ना, क्योंकि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया है तो उसे मुफ्त आवास मिलेगा, उसको मुफ्त आवास में ही रहना पड़ेगा। और आवास के विषय में आपको पढ़ा चुका हूँ कि राष्ट्रपति को 3 तरह का आवास मिलता है, एक राष्ट्रपति भवन, एक ग्रीष्मकालीन आवास और एक शीतकालीन आवास। ये 3 तरह का आवास राष्ट्रपति को मिलता है। तो आप इतना जानते हैं। अब आगे है कि उसकी उपलब्धियां एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। उसकी उपलब्धियां का मतलब होता है उसका वेतन, कि उसका वेतन जो है उसके पदावधि, जैसे 5 साल के लिए राष्ट्रपति बनता है कोई व्यक्ति, तो उस दौरान उसका वेतन नहीं घटेगा। जैसे अभी राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है, तो संसद अगर सोचे कि इसको वेतन को 4.5 लाख कर देते हैं तो ऐसा नहीं कर सकता है। अभी द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं तो उनको वेतन को कम नहीं किया जा सकता है ना। तो राष्ट्रपति की उपलब्धियां में आएगा वेतन, इसके अलावा बहुत सारा उनको सुविधा भी दिया जाता है। तो उनका वेतन, उपलब्धियां का मतलब वेतन ही मान लीजिए आप, इसको कम नहीं किया जा सकता। साथ ही उसका जो भत्ता है, भत्ता का मतलब हो गया जैसे कि उसको मुफ्त यात्रा है कि वो किसी भी देश में जाकर मुफ्त रूप से यात्रा कर सकता है, ठीक है। तो ये सब जो है इसको पदावधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता। ये सब बात संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है। और किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 59 में लिखा हुआ है। तो मैं उम्मीद है कि आप शर्त भी समझ गए होंगे। आगे है अनुच्छेद 60, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें राष्ट्रपति का शपथ का चर्चा है कि राष्ट्रपति का शपथ क्या है। तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी उपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो ये बात आपको याद हो गया होगा, पहले से जानते भी होंगे। कभी भी क्वेश्चन पूछ ले कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, आप कहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो उनके जगह पर जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, सीनियर मोस्ट जज होंगे, वही राष्ट्रपति को क्या करेंगे? शपथ दिलवाएंगे। ये सारी बात किस अनुच्छेद में लिखी गई है? तो आप कहेंगे कि अनुच्छेद 60 में ये सारी बात लिखी गई है। अब एग्जाम में एक बार पूछा था कि राष्ट्रपति किन बातों की शपथ लेते हो, जब शपथ लेते हैं तो उनमें किन बातों की शपथ लेते हैं? तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति 2 तरह की बातों को शपथ लेते हैं। कितनी तरह की बातों को? 2 तरह की बातों को। पहला इसमें क्या है? संविधान की रक्षा। पहला संविधान की रक्षा और दूसरा भारत के लोगों का कल्याण। तो ये 2 चीजों की शपथ लेते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। तो वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति 2 बातों की शपथ लेते हैं, पहला संविधान की रक्षा और दूसरा भारत के लोगों की कल्याण। तो मैं एक बार आप लोगों को फिर से रिवीजन कराता हूँ। कभी भी एग्जाम में सवाल आए कि राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में वर्णित है, आप कहेंगे कौन सा अनुच्छेद? 60। फिर पूछेगा आपसे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। फिर पूछेगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, आप कहेंगे ज्येष्ठतम न्यायाधीश यानी कि वरिष्ठतम न्यायाधीश। अब पूछेगा कि राष्ट्रपति कितने तरह की बातों का शपथ लेते हैं,
आप कहेंगे दो तरह की बातों को। कौन कौन? तो पहला संविधान की रक्षा। किसकी रक्षा? संविधान की रक्षा। और दूसरा कौन सा बात है? तो दूसरा बात है कि भारत के लोगों का कल्याण। तो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं कि हम शपथ लेते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे और भारत के लोगों का कल्याण करेंगे। ठीक, अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात है कि आप अगर भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियों को पढ़े होंगे तो अनुसूची नंबर 3 में किसका वर्णन है? तो संवैधानिक जो पदाधिकारी हैं उनके शपथ का, जैसे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री के शपथ का उल्लेख कहाँ है? तो प्रधानमंत्री के शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति का जो शपथ है इसका उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कभी कभी एग्जाम में सवाल आ जाता है, पूछ देगा आपसे कि राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख कहाँ है? अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, इनमें कहीं नहीं। तो आप क्या बनाएंगे? इनमें कहीं नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग शपथ रटे रहते हैं कि अनुसूची 3 में शपथ है और बना देते हैं और ये गलत हो जाता है। तो अनुसूची 3 में कुछ पदाधिकारियों के मतलब शपथ का वर्णन नहीं है। जिसमें कौन कौन है? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल। तो इन तीनों के शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। क्लियर है? पूछा कि राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में है? तो अभी तो हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 60 में है। जब हम लोग उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पढ़ेंगे तब देख लेंगे कि उपराष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में है और राज्यपाल का शपथ किस अनुच्छेद में है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है अनुच्छेद 61, बड़ा ही महत्वपूर्ण है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको अगर आप समझ लेते हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए सफल रहा। देखिए अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, साफ साफ सुनिए, महाभियोग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति को अगर हटाना है, जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, अगर चाह जाए संसद के सदस्य सब चाहे कि नहीं इनको हटा देना है और राष्ट्रपति नहीं बनने देने रहना है ना, तो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित टोटल 4 अनुच्छेद है। कितना अनुच्छेद है? 4। एकदम याद कर लीजिए। 56 का बी, 61 का 1 और 361 का 1। समझ गया? मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। महाभियोग से संबंधित टोटल कितना अनुच्छेद है? तो आपको याद रखना है 4 अनुच्छेद। पहला मैंने बोला 56 का बी, दूसरा है 61, तीसरा 61 का 1 और चौथा 361 का 1। इन 4 अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग का चर्चा किया गया। अब बात क्या क्या है उसको समझते हैं। देखिए कभी भी एग्जाम में सवाल आए कि राष्ट्रपति को हटाने का जिक्र, यानी कि राष्ट्रपति को हटाया जाएगा तो उसके लिए क्या, कौन सा शब्द आएगा? महाभियोग। तो राष्ट्रपति को हटाने का के लिए जो एक शब्द आएगा वो शब्द क्या है? महाभियोग, इम्पीचमेंट। तो महाभियोग शब्द का जो वर्णन किया गया है, इम्पीचमेंट शब्द जो दिया गया है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द जो दिया गया है, इसका चर्चा है अनुच्छेद 56 के बी। समझ गए? राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा लिखा हुआ है, तो इसका चर्चा किस अनुच्छेद में है? 56 के बी। और यह प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। पूछेगा आपसे कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कोई कि राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जाएगा? आप कहेंगे महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। तो फिर वो पूछेगा कि यह बात किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 56 के बी में। फिर पूछेगा कि यह बात जो है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा, यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे कि यह प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से? अमेरिका के संविधान से लिखा हुआ है। दूसरा है अनुच्छेद 361 के 1, इसको समझिए। तो ये कहता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की जांच, तो इसको अभी समझते हैं, पहले 61 का 1 समझ लेते हैं। 61 का 1 कहता है कि महाभियोग का आधार, कि महाभियोग का आधार क्या है, क्यों महाभियोग लगाया जाएगा?
तो याद रखना है, इसके लिए एक ही बात दिया हुआ है, संविधान का अतिक्रमण। अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं, मतलब बात को कि वो संवैधानिक तरीके से नहीं चलते हैं, वो अपने पावर का अगर गलत इस्तेमाल करते हैं, संविधान का अतिक्रमण होता है, तभी उन पर महाभियोग लगाया जाएगा। तो महाभियोग का जो आधार है वो क्या है? संविधान का अतिक्रमण। और यह बात किस अनुच्छेद में है? 61 के 1 में। ठीक है। फिर है महाभियोग की जांच। मान लीजिए कि किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग लग गया, ठीक है, तो उस पर जांच भी हो सकता है ना। तो राष्ट्रपति के महाभियोग, सोचिए राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है, सर्वोच्च संवैधानिक पद है राष्ट्रपति, इस पर महाभियोग लग जाएगा तो राष्ट्रपति उसका जांच करवाएंगे जिन पर महाभियोग रहेगा। तो महाभियोग की जांच जो है इसका वर्णन 361 के 1 में है। अब प्रतियोगिता परीक्षा आसान नहीं है। पहले सिर्फ इतना पूछता था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61। एक ही अनुच्छेद से काम हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप गहराई में पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये चारों अनुच्छेद को पढ़ना पड़ेगा महाभियोग में। तो मैंने बताया सबसे पहले कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 56 के बी में है। दूसरा बात मैंने बताया कि राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए आधार क्या है? संविधान का अतिक्रमण। यह बात किस अनुच्छेद में है? 61 के 1 में। तीसरा बात मैंने बताया कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लग गया तो उसकी जांच किस अनुच्छेद के तहत होगी? तो 361 के 1 के तहत। अब जो सबसे मुख्य अनुच्छेद है राष्ट्रपति के महाभियोग में वो है अनुच्छेद 61, क्योंकि इस 61 में दिया गया है कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, टोटल प्रोसेस क्या होगा, कैसे कैसे महाभियोग लगाया जाएगा। तो अब इसको आराम से समझिए, आप एकदम पूरा एनर्जी के साथ जुड़िए, पूरा फोकस कीजिए, जो भी शब्द मैं बोलूँगा उसको ध्यान से सुनिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहला इसमें शब्द लिखा हुआ है, एक क्या आ गया, चलिए इसको समझ लेते हैं हम लोग क्या क्या बात इसमें लिखी गई है। कि तो पहला बात यह है कि महाभियोग जो है वह कहाँ लाया जाएगा? संसद के किस सदन में? आपसे कोई पूछेगा कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लाया जाएगा वह संसद के किस सदन में लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा या फिर राज्यसभा में? तो आप क्या कहेंगे? किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वह संसद के किसी भी सदन में उसका प्रस्ताव लाया जा सकता है, उसका प्रपोजल लाया जा सकता है। संसद के किसी सदन का क्या मतलब? लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल किस सदन में लाया जाएगा? तो आप क्या बताएंगे? किसी भी सदन में। लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में लाया जा सकता है। तो ये पहला बात हो गया। हमें उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे। अब लाने का तरीका क्या है? ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं 2 बॉक्स बना देता हूँ, इसको मैंने लिख दिया लोकसभा, है ना, और इसको कलर चेंज करके लिख देता हूँ इधर राज्यसभा। और फिर से मैं कलम चेंज करके आप लोगों को समझाता हूँ कि कैसे महाभियोग आएगा। तो पहला बात तो आप समझ चुके हैं कि महाभियोग का प्रस्ताव किस सदन में आएगा? तो दोनों में से किसी भी सदन में, लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी। अब समझिए कैसे लाया जाएगा, प्रस्ताव कैसे लाया जाएगा। तो मान के चलिए कि लोकसभा में प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो लोकसभा में जो सदस्य हैं उनमें से 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे, लिखित रूप से देंगे कि हम प्रस्ताव ला रहे हैं, है ना। लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, कितने सदस्य? 1/4 सदस्य लिखित रूप से देंगे कि हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने जा रहे हैं। 1/4 सदस्य, है ना। ऐसा नहीं सोचिए कि कोई भी सदस्य जाएगा कहे कि हम महाभियोग लगा रहे हैं। इसमें शर्त रखा गया कि कम से कम 1/4 सदस्य होंगे, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। ये सिर्फ लाने की बात है, अभी महाभियोग लगा नहीं है, महाभियोग सिर्फ लाया गया है। ठीक है, तो लोकसभा में लाना हो या राज्यसभा में लाना हो, कंडीशन यह है
कि 1/4 सदस्य लिखित रूप से अपना एक देंगे, प्रपोजल देंगे। किसको? तो ये दिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष को। ये सवाल भी पूछेंगे कि 1/4 सदस्य जो लिखित रूप से सूचना दे रहे हैं, ये सूचना किसको दे रहे हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। या फिर तो लोकसभा अध्यक्ष को कब? जब लोकसभा में लाया जाएगा। लेकिन मान के चलिए कि राज्यसभा में भी तो लाया जा सकता है। तो अगर राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जा रहा है, तब जो है राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनको सूचना दिया जाएगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन मत रखिए, आराम से समझिए। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया, तो 1/4 सदस्य लिखित रूप से सूचना किसको देंगे? लोकसभा के अध्यक्ष को। लेकिन अगर राज्यसभा में लाया गया हो, तो राज्यसभा के जो 1/4 सदस्य लिखित सूचना देंगे, वो किनको देंगे? तो राज्यसभा के सभापति को देंगे। और राज्यसभा के सभापति कौन होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। ये कमेंट वर्क हो गया आप लोगों के लिए कि राज्यसभा के सभापति होते कौन है। ठीक, तो ये सूचना दे दिया गया किसको? या तो वो सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को मिलेगा और नहीं तो राज्यसभा के सभापति को। ठीक है, अब मान के चलिए कि लोकसभा अध्यक्ष को सूचना मिला, तो ये जो है इसकी सूचना राष्ट्रपति को देंगे कि देखिए आपके विरुद्ध लोकसभा में महाभियोग लगाया जा रहा है। लेकिन कब देंगे? तो 14 दिन पहले। ये 14 दिन पहले खूब पूछता है, 14 दिन पूर्व। राष्ट्रपति को महाभियोग की सूचना कितने दिन पूर्व दी जाती है? तो 14 दिन पूर्व दी जाती है। ठीक है, उसी तरह से अगर राज्यसभा के सभापति को सूचना दी गई है, यानी कि राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया है, तो राज्यसभा के सभापति भी ये सूचना किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। कितने दिन पहले? तो 14 दिन पहले। तो पहले सदस्य 1/4 सदस्य कम से कम लिखित रूप से सूचना किसको देंगे? अपने सदन के मेन को। लोकसभा में है तो लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा में है तो राज्यसभा के अध्यक्ष को। और फिर लोकसभा अध्यक्ष इसकी सूचना 14 दिन पूर्व किसको देंगे? राष्ट्रपति को। या फिर राज्यसभा के सभापति इसकी सूचना किसको देंगे? तो भारत के राष्ट्रपति को। तो 14 दिन पूर्व भी याद रखना है। ये हो गया कि प्रस्ताव लाया कैसे जाता है। अब प्रस्ताव पारित कैसे होगा इसको समझिए। ठीक है, अभी मैं ज़्यादा बात आपको नहीं पढ़ाऊँ, तो 3 बात महाभियोग में मैंने पढ़ाया कि महाभियोग कहाँ आएगा, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। तो आप कहेंगे कि दोनों में से किसी में भी। कितने सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए? 1/4 का। अगर लोकसभा में आया है तो 1/4 सदस्य लिखित रूप से सूचना किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को। और लोकसभा अध्यक्ष इसकी सूचना किसको देंगे? राष्ट्रपति को। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। ठीक, यही बात किधर है? राज्यसभा में। राज्यसभा में अगर प्रस्ताव आया तो 1/4 सदस्य लिखित सूचना किसको देंगे? राज्यसभा के सभापति को। और राज्यसभा के सभापति इसकी सूचना किसको देंगे? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति को कितने दिन पहले ये सूचना मिलेगी? तो 14 दिन पहले सूचना मिलेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और इतना समझाने के बाद भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कंपटीशन आपके बस की बात नहीं है। आप पढ़ाई लिखाई छोड़िए। लड़की हैं तो रोटी वोटी अच्छा से बनाना सीख लीजिए, शादी ब्याह हो जाएगा अच्छा से, सास से गाली नहीं सुनना पड़ेगा। अगर लड़का है तो सीधे ट्रेन व्रेन पकड़िए, तिरुपुर को जाइए, काम कीजिए। ठीक है, या खेती बाड़ी कीजिए। इतना हम समझाया फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप 1 नंबर के बकलोल आदमी हो, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगा कर सुनना है ना। ये कोई रील नहीं है 10 सेकेंड का रील कि कोई मुंह कान नाक टेढ़ कर रहा है आपको मजा आ जाएगा। ये संविधान पढ़ रहे हैं आप, भारत का संविधान जिससे पूरा देश चलता है, तो इसके लिए थोड़ा सा अक्ल होना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, तभी जाकर समझ में आया। हमारे बात को बुरा नहीं मानना है, पढ़ना है, सुनना है अच्छे से, रील देखना बंद करना है और सारा ध्यान पढ़ाई लिखाई पे फोकस करना है। ठीक, तो आगे देखिए कि महाभियोग कैसे पारित होगा। तो पारित होने का कंडीशन है कि जिस सदन में प्रस्ताव आया है ना, लोकसभा में आया होगा या राज्यसभा में, तो पहले उस सदन के जिसमें आया है उस सदन के 2/3 सदस्य कम से कम जो है जब पारित करेंगे तब जाकर उस सदन में महाभियोग पारित होगा। ठीक है, तो मैं मान लीजिए कि लोकसभा में सबसे पहले आया प्रस्ताव, लोकसभा में आया
और लोकसभा के 2/3 सदस्य ने कहा कि हाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगना चाहिए, उन्होंने महाभियोग पारित कर दिया। तो अब ये प्रस्ताव कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा, ठीक है। और राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा के जो सदस्य होंगे वो इसकी जांच करेंगे, क्या लोकसभा वाला जो किया है वो सही किया है, गलत किया है। अगर उन लोगों को लगे कि नहीं सही किया है, तो एक खुद जो है इसमें भी, राज्यसभा में भी 2/3 सदस्य उस प्रस्ताव को पारित कर देंगे। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अगर पारित हो गया तो समझिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लग गया, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया है कि पहले लोकसभा में आया है ना, उल्टा भी हो सकता है कि पहले राज्यसभा में आए। तो पहले राज्यसभा में आएगा तो 2/3 सदस्य जो है इधर साइन करेंगे, पारित करेंगे, और फिर लोकसभा में आएगा, फिर लोकसभा के 2/3 सदस्य जो हैं इसको इधर से पारित करेंगे, ठीक है। तो ये जो है महाभियोग की प्रक्रिया हो गई, इस तरह से महाभियोग लगाया जाता है। यहाँ से 5-6 बातें हैं जो आपसे पूछी जाएगी। मैं 5-6 बातें पूछ लेता हूँ, आपको क्लियर है, और ये 5-6 बातों का आप जवाब दे पाते हैं तो समझिए कि आपका काम हो गया। पहला कि महाभियोग का वर्णन जो है ना, महाभियोग की प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। और एक बात मैं यहाँ पर बताना भूल गया हूँ कि महाभियोग की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यह अनुच्छेद 56 के बी में है। लेकिन उसकी प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया कैसी होगी, यह अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रक्रिया कहेगा तो आयरलैंड के संविधान से, और सीधे कहेगा कि महाभियोग किस देश के संविधान से, तो आप बताएंगे अमेरिका के संविधान से। महाभियोग लगेगा तो ये अमेरिका के संविधान से, और महाभियोग की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया का अनुच्छेद 61, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया की जांच कौन सा अनुच्छेद? 361 का 1। महाभियोग का आधार क्या है? संविधान का अतिक्रमण, ये कौन सा अनुच्छेद है? 61 का 1। तो सब में स्पष्टता होनी चाहिए आपको, ठीक है। मैंने कहा कि महाभियोग संसद के किस सदन में आएगा, लोकसभा में या राज्यसभा में? जवाब क्या होगा? किसी भी सदन में। कितने सदस्य के हस्ताक्षर के द्वारा? तो यहाँ पर लाने के लिए है कि 1/4 सदस्य का लिखित सूचना के द्वारा। और ये सूचना किसको दिया जाएगा? लोकसभा में आया है तो लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा में आया है तो राज्यसभा अध्यक्ष को। और ये दोनों सूचना किसको देंगी? लोकसभा अध्यक्ष के पास अगर सूचना आया तो ये सूचना देंगे राष्ट्रपति को। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। उसी तरह से अगर राज्यसभा में आया है तो राज्यसभा के सभापति इसकी सूचना किसको देंगे? राष्ट्रपति को। कितने दिन पहले? तो 14 दिन पहले। इतना बार मैंने इसको बोल दिया है कि आपको याद हो ही गया होगा, ठीक है। तो यही सब बात है। फिर पारित करने के लिए कितना? तो 2/3 है ना। लाने के लिए 1/4, 1/4, और पारित होने के लिए 2/3, ठीक। तो यहाँ तक एक प्रक्रिया हो गई। अब 2-3 पॉइंट इसमें और है। पहला है कि महाभियोग प्रक्रिया में संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत सभी सदस्य भाग लेते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण नोट है। आपको मैंने निर्वाचन पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। याद रखना है, निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल होता है, जो वोटर्स होते हैं, वो केवल और केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की बात होती है तो इसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य सबके सब हिस्सा लेते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स एंड मनोनीत को क्या कहते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो सबके सब भाग लेंगे। तो ये थोड़ा सा गहराई वाली बात हुआ, इसको ध्यान रखना है। अब है कि आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि बहुत महाभियोग पढ़ाया जा रहा है, तो ये महाभियोग अब तक कितने राष्ट्रपति पर लगा है? तो हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि अब तक एक भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। यानी कि अब तक कोई भी राष्ट्रपति ऐसे नहीं बने जिनको संविधान का अतिक्रमण करने का आरोप लगा। ये अच्छी बात है राष्ट्रपति के लिए। और एक और क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा, है ना, मान लीजिए कि द्रौपदी मुर्मू अभी राष्ट्रपति है, उन पर महाभियोग लग जाए, तो महाभियोग लगने के बाद इनको वेतन तो अलग हो गया, मतलब पेंशन और भत्ता ये सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो नहीं मिलेगा, है ना। इसको ध्यान रखना है। अब
2-3 बात और है इसमें, वेतन, भत्ता और पेंशन का चर्चा किया गया है। तो अगर ये सवाल पूछे कि राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते एवं पेंशन का चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो किसी अनुच्छेद में नहीं है, इसका चर्चा अनुसूची 2 में है ना। राष्ट्रपति ही नहीं, भारत के जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सब के वेतन, भत्ते, पेंशन, इन सब का चर्चा अनुसूची 2 में की गई है। तो राष्ट्रपति का भी 2 में हो गया, तो यहाँ कोई अनुच्छेद नहीं है, यहाँ अनुसूची है, अनुसूची 2 आपको याद रखना है। अब पूछेगा आपसे कि राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है, तो इनको हर एक मंथ में 5 लाख रुपया मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा इन्हें आजीवन फ्री मेडिकल, ये सब भत्ता हो गया, फ्री में मेडिकल की सुविधा है, कोई दिक्कत होगा तो इनको फ्री में चेकअप किया जाएगा। आवास एवं अन्य भत्ते मिलते हैं, तो फ्री का आवास और अन्य भत्ता इनको मिलता है, तो ये सब हो गया। उसके बाद ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के वेतन पर आयकर नहीं लगता है ना, इनकम टैक्स इनके वेतन पर नहीं लगता है। और एक और बात मैंने पहले भी पढ़ाया है कि राष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ता उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं, है ना। बढ़ाया जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है पेंशन, तो पेंशन आपको याद रखना है 1.5 लाख रुपया प्रत्येक महीना इनको मिलता है पेंशन। तो वेतन हो गया 5 लाख, पेंशन हो गया 1.5 लाख। और पेंशन में एक बात और ऐड कर लेना है कि स्टाफ पर खर्च करने के लिए 60,000 रुपया हर एक माह अलग से मिलता है। तो पेंशन पूछेगा तो आपको 1.5 लाख ही बताना है। और ये ऐसे ही एक्सटर्नल जानकारी है कि 60,000 रुपया इनको जो है स्टाफ पर खर्चा करने के लिए अलग से मिलता है। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।